हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा पहला यूनिट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि फजांस रूल क्या होता है। हमने ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने समझा था कि रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात किया था। और लास्ट लेक्चर जो कि आप सभी को पहले उसी लेक्चर को ही देखना होगा जिसमें हमने बात किया था कि पोलराइजेशन ऑफ आयंस क्या होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तभी आप फजांस रूल को भी समझ पाएंगे, जो कि इस लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा फजांस रूल। ठीक है, एक्चुअली पोलराइजेशन ऑफ आयंस के लिए एक रूल दिया गया और वो फजांस के द्वारा ही दिया गया था, तो इसलिए इसे हम फजांस रूल कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है, देखो पहले तो हमने यह बात किया था कि रेजोनेंस क्या होता है। फिर हमने आपको बताया था कि रेजोनेंस में चूंकि हमारे पास बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए हमें फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हमने बात किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जब हमने बात किया तो उसमें टाइप्स पर भी हमने डिस्कशन किया, क्योंकि हमें टाइप्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच भी पाया जा सकता है और एक ही प्रकार के कंपाउंड के अंतर्गत दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच भी पाया जा सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है तो इसमें कुछ नेचर्स भी होते हैं। तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट किया एंड देन हमने एप्लीकेशन पर भी बात किया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ जाता है। फिर उसके बाद हमने बात करना स्टार्ट किया पोलराइजेशन ऑफ आयंस पर। पोलराइजेशन ऑफ आयंस में हमने यह बात समझा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में एक हमारे पास कैटायन होता है और एक हमारे पास एनायन होता है। कैटायन का साइज मैं छोटा दिखा रहा हूँ, एनायन का साइज मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, यह बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कैटायन का साइज जो होता है वो एनायन की तुलना में क्या होता है, छोटा ही होता है। जनरली यह बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में कैटायन के द्वारा एनायन के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कैटायन के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनायन का साइज होता है, शेप होता है, वह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और यह फिनोमिना ही, यह प्रोसेस ही हमारा पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहलाता है। और कैटायन जिस भी पावर से एनायन के शेप को डिस्टर्ब कर रहा है, इसी पावर को ही हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ये बातें हमने पहले ही समझ लिया पोलराइजेशन ऑफ आयंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो हम समझ चुके हैं, तो अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है VBT। ठीक है, बट VBT हमारे यूनिट 3 या यूनिट 2 में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बट यहाँ पर इतना समझो कि वैलेंस बॉन्ड थियरी यह कहता है कि अगर दो एटम्स का ओवरलैपिंग हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो एटम्स का ओवरलैपिंग मतलब क्या, उनके आउटर मोस्ट सेल का ओवरलैपिंग होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होना चाहिए। तो जब कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाता है तो कैटायन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है और एनायन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो लगभग ओवरलैप करने की कंडीशन में पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन और एनायन जो आयनिक बॉन्ड की सहायता से जुड़े थे उनमें ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी होना शुरू हो जा रहा है। थोड़ा सा ही सही,
लेकिन थोड़ा सा ही मात्रा में वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से यह जो आयनिक बॉन्ड दो अपोजिट चार्ज्ड आयंस के बीच बना था उसमें कोवैलेंट नेचर भी आना शुरू हो गया है। और यही बात फजान ने पता किया था, इसलिए फजान्स रूल कहते हैं। और फजान्स रूल के अकॉर्डिंग यह बात बोली गई कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में या किसी भी आयनिक मॉलिक्यूल में जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उसमें कोवैलेंट नेचर उतना ही अधिक पाया जाएगा। और यही बात फजान्स रूल के द्वारा कही जाती है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आप लोग चीज़ों को नहीं समझे हैं तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा। वैसे चीज़ें समझ गए होंगे बट आप लोग ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम फजान्स रूल में इन चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिए। तो फजान रूल में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन के कारण, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन के कारण, ठीक है। और मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश में ही सूटेबल लगता है तो आप किसी भी बुक को परचेज कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी इंग्लिश मिक्स ही लिखिए। धीरे धीरे आप अपने हैबिट को डेवलप करिए। सेकेंड सेमेस्टर में हम इंग्लिश में पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और पूरी तरीके से हमें इंग्लिश से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हैबिट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो पोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि पोलराइजेशन के कारण, ठीक है, कैटायन एंड एनायन के, ठीक है, एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन्स का कुछ शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी तरीके से शेयरिंग नहीं हो रहा बल्कि थोड़ी मात्रा में शेयरिंग हो जाता है। ठीक है, शेयरिंग हो जाता है, जिसके वजह या जिसके कारण से, वजह से, ठीक है, कारण आप लिख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर एराइज हो जाता है या फिर आ जाता है, लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग यह बात तो पहले से जानते होंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो चूंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैटायन और एनायन एक आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो जब कैटायन के द्वारा एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाता है तो पोलराइजेशन का फिनोमिना स्टार्ट होता है। पोलराइजेशन जब पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लग जाता है, शेयरिंग होने लग जाता है, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बात कहता है कि ओवरलैपिंग जब भी होगा दो एटम्स के बीच तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस वजह से जब यहाँ पर शेयरिंग होना शुरू हो गया तो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड का भी नेचर आ जाता है, और यही बात फजान ने पता किया था। ठीक है, तो इस वजह से यह बात बोला गया कि ऐसे लिखिएगा, कलर चेंज कर लीजिए, कि किसी आयनिक कंपाउंड में जितना अधिक पोलराइजेशन होगा, वह, पता नहीं, आई थिंक होगा, शायद स्क्रीन में नहीं आएगा तो इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उतना ही अधिक
उसमें कोवैलेंट नेचर आएगा, ठीक है, आएगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर आएगा, ठीक है। और यही बात, यही फजांस रूल कहलाता है, ठीक है, फजांस रूल कहलाता है। मतलब यह फजांस रूल जो है ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है, और यह बात यह कहता है, यह स्टेटमेंट यह कहता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितना अधिक शेयरिंग होगा या पोलराइजेशन होगा उसमें उतना ही अधिक कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर आता है, और यही फजांस रूल कहलाता है, ठीक है। तो यह जो फजांस रूल कहलाता है, ठीक, इतनी बातें तो हमें पता चली। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फजांस, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू फजान किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन निम्नलिखित, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए फॉलोइंग रीजन्स, या निम्नलिखित कारणों से, ठीक है, फॉलोइंग रीजन्स से किसी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन फॉलोइंग रीजन से निम्नलिखित कारणों से पाया जाता है, ठीक है, या प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं अब आगे बात बोलने वाला हूँ, ध्यान दो बच्चों। हमने आपसे पिछले क्लास में 2 सवाल पूछा था। एक सवाल यह था कि अगर कैटायन का साइज एनायन की तुलना में और छोटा होने लग जाए तो ऐसा सिचुएशन में पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा था कि अगर कैटायन का साइज उतना ही है लेकिन एनायन का साइज और बढ़ता चला जाए तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें अगर आपने दिमाग लगाकर सोचा होगा तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा, और नहीं आइडिया लगा है तो अब यहाँ पर उन्हीं चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो फजान ने यह कहा कि जब किसी भी आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन पाया जा रहा है तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग प्रकार का पोलराइजेशन, अलग अलग मात्रा में पोलराइजेशन क्यों पाया जा रहा है। यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कम पोलराइजेशन पाया जा रहा है, किसी आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा पोलराइजेशन पाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी का ही इन्होंने फिर से अध्ययन किया और उन्होंने कुछ रीजन्स पता किए, कुछ कारण पता किए, कुछ फैक्टर्स पता किए, और उन्हीं फैक्टर्स के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए मैंने एक लाइन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू फजान किसी भी मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन होता है वो निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है, ठीक है। कौन कौन से कारण हैं, तो सबसे पहला कारण आप लोग हेडिंग लगाइएगा, ठीक है। इसमें आप लोग हेडिंग लगाइएगा कि साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। अगर हम कैटायन का साइज बढ़ाते हैं या कैटायन का साइज घटाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या इतना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। देखो बच्चों, कैटायन के साइज से क्या प्रभाव पड़ेगा पोलराइजेशन पर, इस पर अब हम बात करेंगे। तो इसे समझना पड़ेगा आपको। देखो बच्चों, एक मैंने कैटायन लिया जिसका साइज इतना है और एक मैंने दूसरा कैटायन लिया जिसका साइज इतना है, ठीक है। और इस कैटायन के साथ मैं एक एनायन भी ले लेता हूँ, तो एनायन का साइज जो है वो इतना है, और ऐसे सिचुएशन में जो ये एनायन का साइज है वो उतना ही बड़ा मैंने लिया जितना बड़ा मैंने पहले केस में लिया था, ठीक है। ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यह हमारे पास कैटायन है, ठीक है, ये M+ है, ये दोनों M+ हैं, और ये हमारे पास एनायन है X-, यह भी X- है, यह भी X- है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, चलो मैं इसे A+ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों कैटायन एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन ये दोनों एनायन एक ही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर X- लिया है तो ये भी हमारे पास X- है। लेकिन इस कैटायन का जो साइज़ है
वो छोटा है कंपैरेटिवली इसके, यानी कि यह जो कैटायन है वह इस कैटायन से बड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने पोलराइजेशन के फिनोमेना में यह बात किया था कि कैटायन के द्वारा एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाना है, ठीक है। तो कैटायन जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उस एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के पास ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कैटायन का साइज बड़ा है तो इसका जो न्यूक्लियस है वह इस एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के पास उतना नहीं पहुँच पाएगा जितना यह कैटायन का न्यूक्लियस पहुँचेगा, ठीक है। और किसी भी कैटायन के पास जो पोलराइजिंग पावर है वह उसके न्यूक्लियस के कारण है, उसके आउटर मोस्ट सेल के कारण नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल ही करते हैं, यह बात हम जानते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वह किसी भी एनायन को उतना ही ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, और जिसकी वजह से पोलराइजेशन अधिक होगा, और जब पोलराइजेशन अधिक होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर अधिक पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ही अधिक होगा। तो साइज ऑफ कैटायन में हमने क्या देखा कि किसी भी कैटायन का, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, किसी कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजिंग पावर, ठीक है। किसी कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना अधिक होगा, ठीक है, जिससे पोलराइजेशन अधिक होगा, ठीक है, जिससे पोलराइजेशन अधिक हो, ठीक। ये बातें बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखवा दिया, और जो बातें मैंने आपको समझाया वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखवा दिया। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखो बच्चों, आपको कुछ ऐसे ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं ऑर्डर में लिखवा दे रहा हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिथियम पर अगर हम एक प्लस चार्ज लगाते हैं तो यह हमारे पास कैटायन है। तो लिथियम जो कैटायन होता है इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो सोडियम की तुलना में ज़्यादा होगा, और जो सोडियम का पोलराइजिंग पावर होगा वह पोटेशियम की तुलना में ज़्यादा होगा। जो पोटेशियम का पोलराइजिंग पावर होगा वह हमारे पास रुबिडियम से ज़्यादा होगा, और जो रुबिडियम का पोलराइजिंग पावर होगा वह हमारे पास सीजियम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपने पोलराइजिंग पावर को घटते हुए क्रम में मैंने अरेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो ऐसे एरो बनाते हुए लिख लीजिए, ठीक है। इस एरो के नीचे लिखिएगा डिक्रीजिंग, ठीक है, पता नहीं स्क्रीन में आएगा या नहीं लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इनका जो पोलराइजिंग पावर है वो घटता चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं यह एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पता होगा, नहीं पता है तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते चले जाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हो या फिर कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट हो, उसमें जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनमें एक एक सेल इंक्रीज करता चला जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 होता है इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं लिथियम में। तो ऐसे सिचुएशन में इनमें 2 सेल पाया जाएगा, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें 5 सेल, इसमें 6 सेल। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर सेल्स की संख्या बड़ी होती जा रही है, यानी कि साइज बड़ा होता जा रहा है कैटायन का, तो इनका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हम एनायन का साइज बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक।
एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो इसमें बात करेंगे कि अगर एनायन का साइज हम छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो पोलराइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैटायन पर अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं, यानी कि 1 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में वह किस प्रकार से पोलराइजेशन को अफेक्ट करेगा, इस पर भी बात करेंगे। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से पोलराइजेशन पर प्रभाव डालता है, इस पर भी हमें बात करना रहेगा। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक और पॉइंट को भी इसमें मेंशन कर दूंगा, अदरवाइज उस पॉइंट को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा अगर आप सभी से एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस बेस के पूछे जा रहे हैं तो उन पर भी हम बातें करेंगे, तो इसलिए हमें एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस लेक्चर को पर हम समाप्त करेंगे। हमने इस लेक्चर में पोलराइजेशन ऑफ आयंस को कंक्लूड करते हुए हमने क्यों पोलराइजेशन ऑफ आयंस को पढ़ा, इसके लिए हमने फजांस रूल पर बातें किया। और फजांस रूल किस लिए दिया गया था, क्या चीज़ बताता है, इसके बारे में हमने बात किया। और फिर फजांस रूल के अंतर्गत हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन पर प्रभाव डालते हैं, इस पर भी हमने बात करना स्टार्ट किया था। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके होंगे। तो अब इस लेक्चर को पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।